सबसे पहले बात जरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपीए खत्म हो चुका है। ममता ने बिना नाम लिए राहुल पर भी निशाना साधा और कहा कि जो विदेश में घूमते रहते हैं वो लड़ाई आखिर कैसे लड़ेंगे। ममता ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तभी बन सकता है जब पार्टियां लड़ने को तैयार हो। विकल्प मजबूत होने चाहिए, ये अकेले नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। कांग्रेस का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि कोई लड़ नहीं सकता तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां लड़ें। तो ममता बनर्जी ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे प्रमुख बात यूपीए को लेकर कही। जब ये पूछा गया कि क्या शरद पवार अब नेतृत्व करेंगे तो उन्होंने कहा अब यूपीए बची ही नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में अब उभरना होगा, विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनना होगा। ममता के ये इरादे दिख रहे हैं, विपक्षी खेमे में अहम जगह बनाना होगा। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। शारद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है, तैयार करेगा बैठ के। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल ने भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चाली थी पिछले चुनाव में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। क्यों खींच के शरद पवार को क्यों लाया जा रहे हैं? शरद पवार हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता है। हमारे लिए हम बड़ा सम्मान करते हैं शरद पवार जी को, तो बेकार शरद पवार जी को नाम क्यों खींचा जाता? ममता बनर्जी सोची समझिए उनका साजिश है कि शरद पवार जी को फंसाए, दूसरे पार्टी को लोगों को फंसाए और दिखाए कि देखो हिंदुस्तान में विकल्प बन चुके हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से पूरा हो जाएगा उसमें नहीं है। दिक्कत क्या है, हम लोगों को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है? इसी के लिए कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ से भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कहां से होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग, and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. जिस यूपीए सरकार के 6 मंत्री ये टीएमसी पार्टी के थे, आपको याद होगा 2012 साल में ये यूपीए सरकार को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद कुछ दुहाई देके, कुछ फिजूले मुद्दे की दुहाई देकर सरकार से समर्थन वापस लिया था। उस समय यूपीए सरकार को तोड़ने का कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब हो ना पाई, इसलिए कि दूसरे सारे पार्टियां थे हिंदुस्तान में जो तुरंत यूपीए सरकार को समर्थन कर दिया। तो इसकी ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है, और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ये बात ठीक है कि वो हमको डराएगा। वो हमारा फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसी को नहीं भेजा नोटिस। इतना स्ट्रगल करने के बाद तब भी हम लोगों ने डरा नहीं, और हम डरेंगे नहीं। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए।
आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। इसमें हमारा क्या ऐतराज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग आवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। जिधर में रीजनल पार्टी यहाँ से कम करते हैं, हमारा कोई बात नहीं है, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वांट फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालात जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में। तो ममता ने जो बयान यूपीए को लेकर दिया, अब उसको लेकर बवाल मचता जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी से हमने खास बातचीत की, सुनिए। मिले मेरी तुम्हारी और बने सूर हमारी। अगर सूर मिले तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी, तो बनेगी नया सूर हमारी। ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बीजेपी की हालत लड़खड़ाते जा रहे हैं। और इस समय बीजेपी के सबसे बड़ा बैसाखी बनके ममता बनर्जी उभरने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सारे नजारा आपको सामने आ गए हैं। पर उन्होंने तो आपके जो नेता है राहुल गांधी, उन पर भी अटैक किया है, बोला कोई कुछ करेगा तो है नहीं, विदेश में रहेंगे। अब इसको किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा। अगर राहुल जी के खिलाफ वो गाली ना देंगे तो मोदी जी कैसे खुश रहेंगे? मोदी जी की तो एक ही दुश्मन है हिंदुस्तान में, राहुल जी। कोविड से लेके किसान मुद्दे से लेके हिंदुस्तान की हर मुद्दे पे, चाइनीज अटैक के लेके हर मुद्दे पे बोलने वाला कौन है? राहुल जी। राहुल जी को मोदी ने क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहते हैं? विदेश में रहते हैं। दीदी ने क्या कहती है? विदेश में रहती है। राहुल जी जरूर विदेश में जाती है, कभी कभी जाना पड़ता है। सारे हिंदू दुनिया में हमारा संगठन है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, तो हमारा संगठन की अगर बुलावा है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट है, हमारे पार्टी की नेता है। कहीं अगर बुलावा है तो जाना पड़ेगी। इस जाना का दोष है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, दीदी जी के जो भतीजे हैं वो भी विदेश जाते हैं, लेकिन गाय की कमाई की पैसा और कोयला खदान की चोरी की पैसा इकट्ठा करके जमाने के लिए जाते हैं। फर्क ये है, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की इतिहास बताने जाते हैं, और उनकी जो भतीजा अपना कोयला चोरी और गाय तस्करी की पैसा जमाने जाते हैं विदेश में। फर्क यही है। ये भी कह रहे हैं कि हम ही टीएमसी यानी कि ही वायबल ऑप्शन है, कांग्रेस तो सड़कों पर उतर के लड़ नहीं रही है। तो कह रही है कि हम स्मॉल वर्कर है, तो सारे हिंदुस्तान में वही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग कुछ नहीं करते। देखिए, ये ममता बनर्जी ये बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी, रिश्ता पुरानी है। ये रिश्ता को नवीकरण किया जा रहे हैं, क्योंकि खुद को, पार्टी को और खासकर भतीजे को बचाना है। पर इसके साथ साथ जो ये थर्ड फ्रंट बनाने का जो मुहिम चल रही है, उसको किस तरह देखते हैं आप? Well, that was Adhir Ranjan Chaudhary ji speaking to us with video journalist Pawan. This is Supriya Bhardwaj for India Today in Delhi. Akshata, we have just बढ़ रहे आगे शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सांसदों के निलंबन का मामला अटका हुआ है। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर लामबंद है। दावा और दलील यही कि गलती पर माफी मांगी जाती है, पर जब गलती ही नहीं हुई तो माफी किस बात की। उधर सरकार माफी पर अड़ी है। ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। चर्चा कराइए, आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो ना, सदन ऑर्डर में आने, वो चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक, प्रश्न है कि विधेयक, सदस्य इसके पक्ष में आ गए। अरे कांग्रेस वाले किसान आंदोलन जब वापस किया था, किसानों ने माफी मांगा था क्या? 1 साल दिल्ली के सड़क पे धरना देके, प्रदर्शन करके 700 जान गंवाने के बाद सरकार होश में आई
और सारे काले कानूनों को वापस लिया। तो आज क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर हम माफी मांगे? ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। अगर आपने अनुशासनहीनता की है और उसके सारे प्रमाण हैं, वीडियो में दिख रहा है, तो सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हम लोग अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं, अच्छी बहस चाहते हैं, अच्छी चर्चा चाहते हैं, देश के विषयों को एक सटीक मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो लोकसभा के वातावरण को आपको मधुर, सजग बनाना पड़ेगा, चर्चा का वातावरण बनाना पड़ेगा। और अनुशासनहीनता लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं। सिंपल मांग है कि शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से सस्पेंड किया है एमपीज को इंक्लूडिंग मी, वो सस्पेंशन रिवोक करना चाहिए और इस तरीके के अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है, उसको बंद करना चाहिए। अफसोस ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ अराजकता टाइप के मामला हो रहा है। वो इस प्रकार की पार्टियां वहां पर अराजकता फैला रही, अराजकता वाले कृत कर रही हैं, जो कि बाहर भी करती हैं, अंदर भी इस प्रकार का मामला करती हैं। उसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी लीड ले रही है और बाकी पार्टियां भी उसके साथ साथ चल रही हैं। एक रेस लगी है कि हम कौन माइक तोड़ेगा, कौन कागज फेंकेगा, कौन टेबल पर चढ़कर डांस करेगा, भंगड़ा करेगा। एक प्रकार की रेस चल पड़ी है। अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष भी समझेगा कि अगर आप इस प्रकार से पार्लियामेंट चलाएंगे तो पार्लियामेंट चल नहीं सकती। पार्लियामेंट बहस के लिए है, पार्लियामेंट विषयों पर चर्चा के लिए है, ना कि आपके जो अराजक कृत हैं उनके लिए है, ना कि वहां पर भंगड़ा डालने के लिए, वहां पर डांस करने के लिए, वहां माइक तोड़ने के लिए, वहां पर जो कर्मी हैं उनके साथ हाथापाई करने के लिए। अब सांसदों के निलंबन को लेकर आर पार की लड़ाई यहां पर सरकार और विपक्ष के बीच दिख रही है। जहां विपक्ष कह रहा है माफी मांगने को तैयार नहीं, वहीं सरकार की तरफ से कहना है कि जो व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं था और इसके हिसाब से माफी मांगनी होगी। तो सरकार और विपक्ष, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि निलंबित सांसदों ने गलती की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि निलंबन मनमानी है। संसदीय मर्यादा की दलील दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की यह हत्या है। सरकार कह रहे हैं कि नरमी के संकेत नहीं है, आज भी हंगामा हो सकता है। विपक्ष की तरफ से जो रुख दिख रहा है उसको देखते हुए अब बात किसान आंदोलन की। किसानों ने फिर दोहराया कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। कल सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक में तय किया गया कि जब तक लिखित में सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला के बयान से जो उम्मीद बंधी थी वो 24 घंटे के भीतर टूट गई। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर कल पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक फिर से हो गई और साफ किया गया कि किसान अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये अफवाहें पर मत जाए कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं। भले ही पंजाब का ज्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों में मत आए। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात है। किसान नेताओं के मुताबिक तीनों कृषि कानून को निरस्त करना उनकी पहली जीत है, लेकिन एमएसपी गारंटी की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। जिस कमेटी की बात उछाली गई है उसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। ऐसे में किसान अपने घरों को कैसे लौट जाएं? इसी तरह जो एमएसपी की मांग है उसकी प्रक्रिया बाकी है। वो लिखती रूप में नोटिफिकेशन करें कि कितनी देर में ये कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या इस रिपोर्ट की संवैधानिक जी अधिकार है क्या होंगे, और कमेटी में कौन कौन से जो सदस्य होंगे। इसलिए ये मांग भी अभी अधूरी है। जब तक सरकार हमारे को नोटिफिकेशन नहीं देती तब तक ये हमारी मांग हम पूरी नहीं समझेंगे। किसानों का कहना है कि गेंद सरकार के पाले में है। फोन कॉल या हवाई बातों से बात नहीं बनेगी, सब कुछ लिखित में करना होगा। कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, ये हमारे पास जितने भी
हमारे पे केस दर्ज हैं, उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। दरअसल 2-3 दिन में किसान आंदोलन खत्म की सुगबुगाहट पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह के इस बयान से शुरू हुई थी कि सरकार ने किसानों की मांग मान ली है और एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। 2 प्रपोजल भेजे हैं। एक तो प्रपोजल भेजा कि आप जो एमएसपी की गारंटी पर जो कमेटी बननी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी की आने वाले समय में कमेटी बननी है, उसमें 5 नाम आप भेजो। सो सभी मांगे जो है 6 की 6 मांगे पूरी हो चुकी है। तारीख को संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी, क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता है। लेकिन सतनाम सिंह के इस दावे को गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने तुरंत खारिज कर दिया। दर्शन पाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। नहीं, अभी कोई उस तरह की जानकारी नहीं है और जिसको भी संयुक्त मोर्चा कहेगा वो उसमें सब शामिल होंगे। अगर कोई जानकारी इस तरह की है, हमें अभी कोई जानकारी ये नहीं है कि 5 लोगों को कोई सरकार ने बुलाया, ऑथेंटिक कोई वो नहीं आया यहाँ पे भी। सिंह अजनाला ने अगर ये अनाउंस किया है तो उनको ये लगता है कि हमारी 100% विक्ट्री हो गई है। जब राकेश टिकैत जी इससे खफा होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा एमएसपी का इशू तो अभी बाकी है। अब सारी निगाहें 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त मोर्चा की बैठक पर टिकी हैं। इसी बैठक में किसान आंदोलन के आगे की दशा और दिशा तय होगी। पवन राठी के साथ अमित भारद्वाज, सिंघू बॉर्डर, आज तक। ओमिक्रॉन का खतरा कैसे बढ़ रहा है, इस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, खास पेशकश दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष निलंबन को लेकर मोर्चेबंदी में लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गांधी प्रतिमा की, जहां पर विपक्ष आज भी धरने पर है। नारेबाजी करते हुए विपक्ष के वो नेता नजर आ रहे हैं जो निलंबन में शामिल थे, उनका साथ देने के लिए और भी नेता वहां पर मौजूद हैं। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि माफी मांगने को तो हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। 12 साल से 2 का निलंबन हुआ, जिसके बाद अब हंगामा इस निलंबन को लेकर बढ़ता जा रहा है। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लोकतंत्र हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अब आपको अपनी खास पेशकश दिखाते हैं। ओमिक्रॉन का अटैक, देश दुनिया में अलर्ट। परेशान हो रही है अंदर, मतलब बेहद बहुत परेशान। तो पता लगा कि 6 घंटे का वेट है। इट्स अ सडन शॉक। मेरा तो ठीक है, मैं यंग हूँ, पर यहाँ पर बूढ़े लोग हैं। Advising that the booster program should now be extended to adults aged 18 to 39. Medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions. देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आशंकाएं अब बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले अब तक 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे वाली लिस्ट में भारत ने अब 14 देशों को शुमार किया है। कल शाम 4 बजे तक खतरे वाले देशों से भारत के लिए कुल 11 फ्लाइट पहुंची। लोकसभा में आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और इसके खतरे को लेकर चर्चा होनी है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 दिसंबर तक रोक बढ़ाई है। तो नया वायरस, तो भारत में नया अलर्ट इसको लेकर किया गया है। एट रिस्क श्रेणी वाले देशों के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते हैं वो यात्री जब तक उनका टेस्ट नहीं हो जाता है। टेस्ट नेगेटिव हुआ तो भी 7 दिन के लिए उनको होम क्वारंटीन होना होगा। जो भी ये सफर कर रहे हैं,
जो यात्री भारत पहुंच रहे हैं उन्हें टेस्ट अगर नेगेटिव हुआ तब भी 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। ये प्रिकॉशन यानी ये पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होना अब जरूरी कर दिया गया है। उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन भी रहना होगा। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का भी कोविड टेस्ट करने की बात महाराष्ट्र सरकार ने की है। वहीं कर्नाटक में विदेश से आने वाले यात्रियों का कोविड जांच अनिवार्य है। गोवा में विदेशी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और 14 दिन उनको क्वारंटीन में भी रहना होगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए, एट रिस्क श्रेणी वाले आखिरकार देश कौन है? देखिए, ब्रिटेन, ब्राजील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जहां से जो केसेस आए, जो भी यात्री यहां आ रहे हैं उनके लिए खास दिशा निर्देश है। जिम्बाब्वे, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और चीन, ये वो हम आपको एट रिस्क वाली श्रेणी में देश दिखा रहे हैं जिन पर ज्यादा खतरा है। और यहां से जो यात्री भारत पहुंच रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होना है, उनको होम क्वारंटीन भी रहना जरूरी है। लाइनें लगी हैं अंदर, बहुत लंबी लंबी सर, बच्चे रो रहे हैं, बहुत ट्रबल करना पड़ रहा है। करेंसी कोई लोग हैं वहाँ पर जो आपको गाइड कर रहे हो? नो, किसी को खुद ही नहीं पता कि क्या गाइड करेंगे वो लोग। यहाँ पर आते ही सरप्राइज था कि आपको तो पूरी फ्लाइट आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, तो I was not prepared. It is difficult actually. I don't think I'll be thinking of traveling anytime soon with a small child. You know. तो अभी हमें ये इसका आइडिया नहीं था कि आज से शुरू हो गया है, तो बहुत दिक्कत हुई। अभी हमने वो महंगे वाला आरटीपीसीआर करके 4000 रुपये में, तो 1 घंटे का टाइम दिया था पर 2 घंटे लग गए हैं। तो ये मतलब कस्टमर फ्रेंडली तो नहीं है और दूसरा हेल्प भी हमें पूरी नहीं मिल पाई। ब्रिटेन और यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हर्ष, प्रियंका और रविंदर के लिए दिल्ली आना मानो गुनाह हो गया। कोई सुविधा अरेंज नहीं था यहाँ पे, कुछ कोई अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको सीधा लाइन में लगा दिया, आप जाओ आरटीपीसीआर करो, और वो भी तब बताएंगे आपको जब कि कौन सा करना है। 15 मिनट बाद पता चला कि आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो रैपिड पीसीआर। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच दिल्ली आने वाले इन मुसाफिरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने ही देश में कदम रखने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया। इसको लेकर संशोधित गाइडलाइन रात 12 बजे के बाद यानी 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है अंदर, मतलब बेहद बहुत परेशान हो रही है। कैसे परेशान हो रही है? आप जब फ्लाइट से उतरे तो उसके बाद क्या क्या हुआ पूरा? कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको पीसीआर टेस्ट कराना है, और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद 2 टेस्ट है यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे, और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं। तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पाए, उनका खाने को कुछ नहीं है ना। कितना टाइम लगा आपको? हमको सर 4 घंटे लग गए आफ्टर पेइंग 4000। सिर्फ टेस्ट में लगा टाइम, टेस्टिंग में 2-2.5 घंटे टेस्टिंग में लगे हैं। हमारे पास सपोज हमारा कार्ड नहीं चल रहा, पैसे हमारे पास है नहीं, कहते भी 3900 रुपये एक का है। अब 6 घंटे पर बोल लेनी है तो उसका 500 रुपये है। इतना हैरान कर रहे हैं, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी वर्कर नहीं है, बड़ी मुश्किल हो रही है। नए नियम के मुताबिक दिल्ली पहुंचने पर मुसाफिरों को टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा और फिर उन्हें 7 दिन तक होम क्वारंटाइन करना होगा। इसके बाद उन्हें एक बार फिर टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वो बाहर जा सकेंगे। वो सभी देश जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, जिसमें अब यूनाइटेड किंगडम्स को भी शामिल किया गया है, वहां से अगर आप आते हैं तो आपको उतरते ही 2 टाइप के टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट जो 500 रुपए में हो जाएगा, और दूसरा है आरटीपीसीआर टेस्ट जिसके लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। जब आप आरटीपीसीआर टेस्ट का इंतजार करेंगे तो उसका रिजल्ट 5 से 6 घंटे में आएगा। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगा। कई सारे लोग जो कई देशों से आए हैं उन्होंने आज तक को ये बताया कि अंदर कतारें काफी लंबी हो चुकी हैं। जब आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर ही कमरे बना दिए गए हैं जहां पे सोशली डिस्टेंस आपको किया जाएगा, और आपको वहां पे 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता आप एयरपोर्ट छोड़ नहीं सकते हैं। भारत ने कई देशों को हाई रिस्क वाले देशों की कैटेगरी में रखा है, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का वायरस दस्तक दे चुका है।
भारत ने फिलहाल अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन एहतियात बरतते हुए ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। इसलिए जो भी इन देशों से दिल्ली लौट रहा है उसकी सख्त जांच की जा रही है। 11 बजे फ्लाइट थी उनकी, तो ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तो मेरे को लगा कि अभी तक वो आ जाएंगी। तो अभी मेरे को पता लगा कि 6 घंटे का वेट है। इट्स अ सडन शॉक। मेरा तो ठीक है, मैं यंग हूँ, पर यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, उनको भी वेट करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इस सख्ती की एक बड़ी वजह पिछली गलती से सबक है, क्योंकि पिछली बार जब वुहान में कोरोना फैला था तब सरकार पर आरोप लगे थे कि उसने समय रहते विदेशी फ्लाइट बंद नहीं की थी। इस वजह से बाहर से कोरोना आता रहा और फैलता रहा। इसीलिए इस बार सरकार बाहर से आने वाले यात्रियों की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार रात 12 बजे के बाद से सुबह करीब 8 बजे के बीच 1013 यात्री जोखिम वाले देशों से उतरे। इनमें से 792 का रैपिड टेस्ट और 211 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। पहले भी हम लोग 5 से 7,000 सैंपल्स डेली के करते थे, जो कि बाद में 500 सैंपल्स तक रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस टेस्टिंग से। बट अब क्योंकि नया वेरिएंट आया है, इसकी वजह से हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक आवर्स में रात में करीब 1000 से 1500 सैंपल्स का लोड एक्सपेक्टेड है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ान शुरू करने के फैसले को भी टाल दिया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सरकार ने करीब 619 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगाया था। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन से 3 दिन पहले यानी 22 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगाया गया था, लेकिन पिछले महीने की 26 तारीख को बैन खत्म करने की घोषणा की गई थी, मगर कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। पिछले शनिवार को ओमिक्रॉन पर बुलाई गई आपात बैठक में पीएम ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मुंबई में भी विदेशी यात्रियों को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है, जहां दूसरे, चौथे और 5वें दिन उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव निकलने पर यात्रियों को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जोखिम वाले देशों से आए यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार के बनाए गए इन अलग नियमों पर केंद्र ने उसे चिट्ठी भी लिख दी है। कोरोना के इस नए खतरे से दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो गई हैं, जिसकी वकालत WHO भी कर रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने आज तक से बातचीत करते हुए लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की सलाह दी। कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है। इससे वैज्ञानिकों की इसी सलाह पर भारत भी कोरोना से जंग में आगे बढ़ रहा है। बाहर से आने वाली फ्लाइट की वजह से दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ सकता है, जिसे लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट डरा तो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नया ये जो वायरस है वो वैक्सीन के सुरक्षा चक्र को भी भेद सकता है? क्या वैक्सीन की डबल डोज इस वायरस के आगे शक्तिहीन हो सकती है? अब WHO ने वैक्सीन के असर होने के अंदेश से इनकार किया है। ऐसा कोई अंदेशा WHO की तरफ से नहीं, लेकिन असली फिक्र बाकी है, जहां वैक्सीन लगनी अभी बाकी है। हम आपको जरा जल्दी से ये तस्वीर भी दिखाएं। दुनिया पर नया खतरा ओमिक्रॉन मंडराता हुआ, यह हम आपको वो देश दिखा रहे हैं जहां पर खतरा ओमिक्रॉन का
दिखना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा अगर असर आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में, जहां पर 77 केस ओमिक्रॉन वायरस के सामने आए हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर आप नजर डालें तो बोत्सवाना, जहां पर 19, वहीं यूके में 14 और नीदरलैंड में भी 14। तो यानी ये किस तरीके से ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अपनी चपेट में लेता जा रहा है ये वायरस। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत को पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है। एक खास रिपोर्ट है, देखिए। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट से दुनिया में एक बार फिर सन्नाटा छाने लगा है। पार्क, सड़क या फिर म्यूजियम, हर एक जगह की तस्वीर आपको कोरोना की पहली लहर में लगे लॉकडाउन की याद दिलाएगी। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां खौफ की जगह सुहाना संगीत बज रहा है। जब पश्चिमी देश विदेशी मेहमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, तब एक देश ऐसा भी है जो दोनों बाहें खोलकर पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। फिजी में 20 महीने बाद जब पहली बार विदेशी उड़ानें पहुंची तो बैंड बाजे के साथ पर्यटकों का स्वागत किया गया। फिजी पहुंचे पर्यटकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि दुनिया के हालात फिजी से बिल्कुल अलग हैं। कोविड का अनाउंस हुआ है, जब से बिजनेस डाउन से डाउन होता जा रहा है और बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कस्टमर स्केर्ड हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है। हम यहाँ सफ़र नहीं कर पा रहे। अभी रामापोसा ने न्यू वायरस है, न्यू वेरिएंट का अनाउंस किया है, उससे मज़ीद बिजनेस डाउन हो गया है और यहाँ हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अपनी फैमिली को सरवाइव करेंगे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। अब आपके सामने उस दक्षिण अफ्रीका की तस्वीरें हैं जिसने दुनिया को ओमिक्रॉन वेरिएंट से आगाह करके एक जिम्मेदार देश की मिसाल पेश की। आज तक की टीम ने जब दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के एयरपोर्ट की तस्वीरें ली तो हमें यहाँ पर भी सन्नाटा ही मिला। इक्का दुक्का लोग एयरपोर्ट पर देखने को मिले। जोहानिसबर्ग के बाजारों का भी कुछ अलग हाल नहीं है। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दक्षिण अफ्रीका को सख्ते में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा केस यहाँ सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से कितने ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं, इसकी जांच की जा रही है। So I'm standing here at Netcare Lakeview Hospital here in the eastern part of Johannesburg. And the hospital, of course, has not allowed us to go in and try and get footage due to certain policies and, of course, government regulations. But as we are right here, the hospital has said off the record that they are very prepared for the Omicron variant, which is going to start taking effect in the next few weeks. ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों में है जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं। लोगों को डर है कि हर बार की तरह इस बार भी शादियों पर कोरोना का ग्रहण ना लग जाए। उनका ये डर काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शादी के उत्साह में लापरवाही की मात्रा काफी बढ़ जाती है। बैंड बाजा तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, बारात भी चलने को तैयार है, लेकिन संकट यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तैयार है। देश में त्योहारों का मौसम तो शांति से निपट गया, लेकिन शादियों के मौसम पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लग गया। दक्षिण अफ्रीका से आई मुसीबत हर शादी वाले घर में चिंता का सबब बनी हुई है। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, मैरिज होम बुक हो गया है, हलवाई और कैटरिंग की बुकिंग हो चुकी है,
मेहमानों को कार्ड दिए जा चुके हैं, लेकिन शादी से इन पहले बिन बुलाए मेहमान ओमिक्रॉन का खतरा आ चुका है, इसीलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जो अभी तक देखा गया है, इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन आने वाला डाटा ये बताएगा कि कितनी इससे डेथ होती है या कितने लोग इसकी इन्फेक्शन से एडमिट होते हैं। ये अभी कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये कितना सीवियर है। एहतियात जैसे डेढ़ से दो सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, वही 3, चाहे कोई भी हो, कोरोना का वेरिएंट चाहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और भी आ जाए, आप लोगों को 3 चीजें नहीं भूलनी, वही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और अपना हाथ जो है बार बार साफ करें। आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो आप जरूर मुंह पे जो है अपना कवर कर रखें, चाहे वो सिंपल क्लॉथ हो या ट्रिपल लेयर हो। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बार बार कि 3 चीजें बिल्कुल ना भूलें। नए वेरिएंट के खतरे को देखकर देश के राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कोरोना की गाइडलाइन तैयार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल में 1.5 साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। बारात निकालने की परमिशन भी है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। इसके अलावा भोपाल में बिना मास्क दिखाई देने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन इन नियमों को मानने वालों की संख्या कम और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम खुद लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना से अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाएं, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। अगर आप बिहार में किसी शादी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो कुछ नियम नोट कर लीजिए। बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना केस ज्यादा हैं, वहां आने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के आदेश दिए गए। अगर आपके पास RT-PCR की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप कोरोना टेस्ट से बच सकते हैं। यानी शादी के कार्यक्रम में जाने से पहले कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिया जाए तो अच्छा है, वरना कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ना तय है। भारत में पिछले 40 दिनों में रोजाना 10,000 से कम नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को डराया है, उससे केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों से लेकर शादियों में होने वाली भीड़ के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए। कोरोना के हर केस की सक्रिय निगरानी हो, कोरोना के हॉटस्पॉट पर सख्ती बरती जाए, वैक्सीनेशन की कवरेज में तेजी से इजाफा करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करें। जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या है ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो उसी जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। राज्य सरकारें भी शादियों के सीजन को देखते हुए अपने अपने स्तर पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीतियां बनाने और लागू करने में जुटी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों सचेत हैं और इसी क्रम में भारत सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी बाहर से नागरिक आ रहे हैं उन लोगों की जांच कराई जाए, उनकी देखरेख अगले 16 दिन तक देख रेख की जाए। उनके वेरिएंट, उनके जो जांच सैंपल, उनके जिनोम यदि पॉजिटिव आता है जिनोम सिक्वेंसिंग कराया जाए। ये सभी तरह की प्रक्रिया जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक भारत में पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन भारत पर अटैक नहीं कर सकता। भले कोरोना अभी काबू में है, लेकिन आपकी लापरवाही इसे बेकाबू कर सकती है। इसलिए शादियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।